मॉर्निंग एवरीवन। तो आज वापस से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो वीडियो मैंने 2 बनाई है उसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। अब तो मार्केट के अंदर मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए जो बीकॉम सेमेस्टर के जो पेपर्स है उसकी 1 वीक भी आ चुकी है, तो आपको एमसीक्यूज वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं कि उस एमसीक्यूज के अंदर जो एमसीक्यूज हैं उनको रेक्टिफिकेशन ना करना पड़े, समझ रहे? क्योंकि देखो पहले तो क्या होता था, पूरा क्वेश्चंस 20 मार्क्स का आता था, 10 मार्क्स का बीच में हुआ तो उसमें क्या स्टेप मार्किंग मिल जाया करती थी, लेकिन अब तो स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं या तो सही होगा या गलत होगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, अब इतना टाइम तो अपने पास भी नहीं है, आगे से जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा तो उसमें मैं ध्यान रखूंगा। इतना टाइम अपने पास भी नहीं है कि आपका बेसिक भी तैयार कराया जाए, तो मैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सोल्व करवा करके आपको चीजें बताना चालू करूंगा। और बाकी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर पे एक ऐसा चैप्टर था जो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, और आज मैं कोशिश करूंगा कि कई बच्चों की जैसे कमेंट्स या कई बच्चों की मेरे पास मैसेज आए थे कि क्वेश्चंस भी हमारे पास अवेलेबल हो जाए तो ज्यादा बेटर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चंस आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब जो मैं सॉल्यूशन तो आपके सामने बोर्ड पे रहता ही है। ठीक है, और बाकी अगर आप ध्यान से भी सुनेंगे तो आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगे क्वेश्चंस को, आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये क्वेश्चन है, if a share of ₹10, एक शेयर है 10 रुपए का, on which ₹6 has been paid, 6 रुपए भाई ने पे कर दिए हैं, is forfeited, it can be reissued, it can be reissued at a minimum price, minimum price। अब बेटा देखो ये कह रहा है कि इसको जो रीइश्यू अपन करेंगे वो या तो 6 रुपए पर शेयर पे करेंगे या 10 रुपए पर शेयर पे करेंगे या 4 रुपए पर शेयर पे करेंगे या नन ऑफ दीज। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं किसी शेयर्स को फॉरफिटेड करता हूं, पहली बात तो फॉरफिटेड तब किया जाता है जब हमारे को शेयर होल्डर कॉल्स का पेमेंट नहीं करता। कॉल्स का मतलब अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करता, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करता, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करता, हम उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेते हैं। अब कंपनी जो फॉरफिटेड करती है शेयर्स को, कंपनी अपने पास तो रखेगी नहीं, कंपनी सोचती है कि इसको हम वापस से क्या करते हैं, रीइश्यू करते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि अगर एक 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए अगर पे हो चुके हैं, 4 रुपए कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिए, तो कंपनी रीइश्यू लास्ट कितने तक कर सकती है? बेटा 10 का शेयर था, 6 कंपनी को मिल चुके हैं, यहां भी तो बोला है 6 रुपए कंपनी को क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब 6 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं, इज फॉरफिटेड, इट कैन बी रीइश्यूड। अभी कह रहा है कंपनी ना इसको मिनिमम कितने रुपए पर रीइश्यू कर सकती है। अब एक चीज मुझे बताओ, रीइश्यू तब किया जाता है, रीइश्यू कब किया जाता है? रीइश्यू तब किया जाता है, रीइश्यू तब किया जाएगा जब एक शेयर्स को रीइश्यू तब किया जाता है जब उस शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया जाता है। पहले उस शेयर्स को क्या किया जाता है, फॉरफिटेड किया जाता है। अब यहां पर फॉरफिटेड करने के बाद कंपनी ऑप्शन ढूंढती है कि इसको मिनिमम कितने पर, इट कैन बी रीइश्यूड एट अ मिनिमम प्राइस, मतलब इसको रीइश्यू अपन कितने पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो एक चीज बताओ, कंपनी को फायदा कितने रुपए का हुआ है, 6 रुपए का। अब 6 रुपए का मतलब कंपनी का शेयर 10 का था, कंपनी 6 रुपए उसको 6 रुपए कंपनी उसके
ले चुकी है, कंपनी 6 रुपए रिसीव कर चुकी है, कितना कंपनी को नहीं मिला, 4 रुपए नहीं मिला। ठीक है, तो कंपनी लास्ट क्या सोचती है, कंपनी ये सोचती है कि भाई देख, मुझे शेयर्स को वापस से रीइश्यू करने में चाहे प्रॉफिट ना हो, लेकिन जो पैसा मुझे नहीं मिला वो तो कम से कम मुझे रिसीव्ड हो जाए। समझ में आ रहा है? अब जिस भी शेयर होल्डर को ये 10 का शेयर मान लो सपोज 8 का भी मिलता है, तो उसके हिसाब से कंपनी, उसके हिसाब से उसको क्या लगता है कि मुझे 2 रुपए का क्या हो चुका है, फायदा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी फायदा किसका है, कंपनी का है। क्यों फायदा कंपनी का है? कंपनी ने पहले 10 के शेयर्स पे 6 रुपए तब ले लिए, 8 रुपए अब ले रही है, 14 रुपए मिल रहे हैं कंपनी को। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें क्या पूछा है कि जो रीइश्यू कंपनी कर सकती है वो कितने प्राइस पर रीइश्यू एट मिनिमम प्राइस, मिनिमम कितने प्राइस पर रीइश्यू कर सकती है, तो 4 रुपए तक वो रीइश्यू कर सकती है, 4 से कम पे रीइश्यू नहीं करेगी। अगर 4 रुपए तक, 4 रुपए पर भी रीइश्यू कर देती है, 4 रुपए पर भी रीइश्यू कर देती है, तो भी कंपनी को क्या होता है, कंपनी को फायदा ही, मतलब फायदा तो नहीं बोल सकते, 6 पहले मिल चुका, 4 अब मिल चुका, जो कंपनी का शेयर्स की कॉस्ट थी, जितने का शेयर्स की फेस वैल्यू थी वो कंपनी को रिसीव्ड हो गई है। अगर वो 4 से कम पर रीइश्यू करती है तो कंपनी को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसका मिनिमम जो प्राइस है वो कितने रुपए रहेगा, 4 रुपए रहेगा। कि कंपनी कहां तक इशू कर सकती है, उसको 4 रुपए पर शेयर पर रीइश्यू कर सकती है। मेरी बात समझ में आई ना? 10 का शेयर 6 मिल चुके, 4 नहीं मिले, समझ में? कंपनी क्या करेगी, कंपनी सोचेगी जो 6 रुपए नहीं मिले ना, वो 4 रुपए नहीं मिले, उसको रिसीव किया जाए। तो अगर रीइश्यू कंपनी करना भी चाहेगी तो वो मिनिमम प्राइस कितना रख सकती है, 4 ही मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम तो कंपनी, अब कंपनी चाहती है कि 6 मुझे वहां मिल गए, अब कंपनी चाहती है मैं यहां पे भी 8 ले लूं, यहां पे भी 7 ले लूं, तो ठीक है, कंपनी रीइश्यू करना चाहती तो कर सकती है। अब जिस भी शेयर होल्डर को खरीदना है वो खरीद सकता है। अब उसमें ये है कि रीइश्यू खरीद, वो शेयर होल्डर खरीद भी सकता है या नहीं खरीद सकता, इसलिए कंपनी अगर कम से कम प्राइस रखेगी तो कंपनी का जो पेमेंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये कह रहा है कंपनी है, एक कंपनी ने क्या करा, इशू करे। अब इशू जो करे वो 5000 इक्विटी शेयर इशू करे। कितने शेयर इशू करे? 5000 इक्विटी शेयर। ठीक है, 5000 इक्विटी शेयर इशू करे, एक ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम। कितना परसेंट है? प्रीमियम है 25%, प्रीमियम ऑफ 25%। अभी कह रहे था देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब बेटा ये कह रहा है कंपनी, ये बताइए हमको कंपनी प्रीमियम कितना रिसीव करेगी। बेटा आपको पता होना चाहिए प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू का होता है। फेस वैल्यू कितने रुपए की है? 10 रुपीज की। प्रीमियम कितने रुपए का है? 25%। तो प्रीमियम रुपीज में कितना आएगा? प्रीमियम इज रुपीज 10 का 25%, 2.5। ठीक है, ये 2.5 आ गया। अब देखो इधर शेयर्स कितने हैं? 5000 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12500। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऑप्शन हमारे सामने है, ए ऑप्शन 12500, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन 15000, सी ऑप्शन 10000 और डी ऑप्शन जो है वो कितना है? 20000। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है? 12500। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट ये कह रहा है एक राम है who was allotted, राम who was allotted 100 शेयर्स। राम है जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए ऑफ ₹10 each by the company। fail to pay
टू पे फाइनल कॉल ऑफ ₹3। उसने 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए। अब 3 रुपए नहीं दिए तो दीज शेयर्स फॉरफिटेड, और शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिटेड कर लिया गया एंड रीइश्यू कर दिया गया। रीइश्यू टू नेहा या रीइश्यू टू नेहा एट ₹8 ईच। नेहा को रीइश्यू कर दिया 8 रुपए में, तो ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना आएगा। तो सुनो बच्चों, अगर अपन बात करते हैं किसकी, फॉरफिटेड करने की, तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो पैसा उसने नहीं दिया, कितने रुपए नहीं दिया, 3 रुपए, तो कॉल सिनेरियो में चला जाएगा। अब कितने शेयर थे उसके पास, राम के पास 100 शेयर थे, जिसके एक शेयर 10 रुपए का था, 1000 मांगा, 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिला, मतलब 300 रुपए नहीं मिला। तो शेयर फॉरफिटेड में जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 7, 700 रुपए। जब रीइश्यू किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट को बेटा शेयर फॉरफिटेड, जब फायदा होता है तो शेयर फॉरफिटेड, लॉस होगा तो भी शेयर फॉरफिटेड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये शेयर्स 100 शेयर्स 8 के हिसाब से 800 रुपए मिल जाएंगे। 2 रुपए का नुकसान हो गया, 2 रुपए नहीं मिला। अब एक चीज बताओ, अल्टीमेटली मुझे फायदा कितने का, 700 रुपए का। नुकसान जो पैसा मुझे नहीं मिला रीइश्यू करने पर कितने रुपए, 200 रुपए। तो अब भी मेरे पास फायदा जो बचा हुआ है, वो कितना फायदा बचा हुआ है, टू कैपिटल रिजर्व। जो फायदा बचा हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कितना, 700 माइनस 200, 500, और ये भी कितना, 500। अब देखिए आगे बात करें, तो आगे बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे हमारे को। ऑप्शन ए दे रखा था 500 जो करेक्ट आंसर है, बी है 700, सी है 200 और डी है 800। तो हमारा आंसर कितना होगा, 500। आई बात समझ में, क्लियर है। आगे चले तो आगे देखो बेटा, एक क्वेश्चन और देखिए न्यूमेरिकली। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ने रिसीव करा एप्लीकेशन मनी, कंपनी ने रिसीव करा एप्लीकेशन मनी एट द रेट 2.5 पर शेयर, ठीक है, फॉर 1,20,000 शेयर्स, बट ओनली 1,00,000 शेयर्स वर अलॉटेड, 1,00,000 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अब सुनना आगे क्या कह रहा है, ₹3 पर शेयर वॉज पेबल ऑन अलॉटमेंट। आगे सुने, अलॉटमेंट, वन मेंबर, एक मेंबर था, डिड नॉट पे allotment money on 2,000 shares. What amount was received on allotment? कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे, 2,88,000, बी 2,94,000, सी 2,44,000,
डी 2,45,000। बेटा ये क्वेश्चन देखो वैसे तो बहुत इजी है, अगर इसका ऑप्शन की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें या इसका आंसर की बात करें तो हम रट भी लेंगे आंसर को देख करके, लेकिन अगर बात करते हैं क्यों कैसे आया वो मेन बात है। एक बार क्वेश्चन समझो, एक कंपनी ने रिसीव करा एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपए पर शेयर पर। एप्लीकेशन जो आई है वो 1,20,000 शेयर्स पर आई है, बट 1 लाख शेयर इशू किए गए हैं। कितने शेयर इशू किए गए हैं? 1 लाख प्रो राटा बेसिस पर। 3 रुपए पर शेयर वाज पेबल ऑन अलॉटमेंट। 3 रुपए अलॉटमेंट पे पे किया गया, 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे पे किया गया। आगे किस पे कितना पे किया गया उससे मतलब नहीं है। ये कह रहा है एक मेंबर था जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने क्या करा, अलॉटमेंट पे नहीं किया। अलॉटमेंट पर व्हाट अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट जब हम मांगेंगे तो बैंक के अंदर कितना अमाउंट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो बेटा देखो पहली एंट्री अगर हम करते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ये बेटा एंट्री इसलिए समझा रहा हूं कि आपका बेस क्लियर हो जाए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब हम जो पैसा रिसीव करेंगे वो 1,20,000 पे कितना करेंगे, 2.5। भैया जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है पैसा भी उतने पे ही आएगा। 1,20,000 पे 2.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 लाख रुपए। अब सुनो आगे, अब हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर हम ट्रांसफर एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो शेयर कंपनी ओरिजिनल इशू कर रही है वो तो कहां चला जाएगा, कैपिटल में। ओरिजिनल 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 2.5 के हिसाब से 2.5 लाख रुपए चला जाएगा। और जो एक्सेस मनी है वो कहां पर एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पर। कि भैया ये पैसा जब आप अलॉटमेंट हमको दोगे ना तो 50,000 हमको क्या कर देना, कम दे देना। 50,000 हमको कम दे देना। आगे सुनिए, अब अलॉटमेंट मांगा जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सुनिए ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर पे मांगेंगे, 1 लाख पर। कितना, 3 लाख। अब जो पैसा मिल जाएगा वो तो बैंक में जाता है बच्चों, जो पैसा नहीं मिलेगा वो कॉल इन एरियर में जाएगा। और 2 क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट कितना मांगेंगे, 3 लाख मांगेंगे, 3 लाख रुपए। अब बेटा देखो मैं ये वाली चीज हटा रहा हूं, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट, फिर मैं ये चीजें हटा देता हूं, जल्दी जल्दी कर लो। चलो अब आगे देखिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बेटा क्वेश्चन है बहुत इजी। मैंने बताया ना एमसीक्यूज में दिक्कत यही है, एमसीक्यूज के अंदर अगर आपका बेस क्लियर है तो ही आप कर सकते हो। बाकी तुक्का तो भैया देखो 1-2 क्वेश्चन में ही चलेगा, उसके बाद तो फिर वहां अगर गलत तो गलत, सही तो सही, वो वाली चीजें हैं। अब बेटा देखो इसके अंदर कितना अमाउंट आएगा बैंक के अंदर वो निकाल लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हमें इसके अंदर स्टेप लगाने पड़ेंगे कि सबसे पहले निकालो कैलकुलेशन ऑफ अलोटेड शेयर दे रखे तो अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे। अप्लाइड शेयर्स कैसे निकलते हैं, ये निकलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कैसे अप्लाइड, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव्ड अपॉन में शेयर इशूड या अलॉटेड शेयर भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब मुझे बताओ एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 1,20,000 अपॉन में 1 लाख मल्टीप्लाई 2,000। तो बेटा अप्लाइड शेयर्स निकाल दो फटाफट से। अप्लाइड शेयर्स कितने आएंगे, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी। कितना हमने पैसा पहले रिसीव कर लिया है वो निकाल लेंगे। अप्लाइड शेयर्स कितने आ रहे हैं, 2400। 2400 शेयर अप्लाइड आ गए।
अब सुनो, एक्सेस मनी कैसे निकालते हैं? अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। अब मुझे बताओ, अप्लाइड शेयर कितने? 2400 माइनस 2000 कितना आया? 400 मल्टीप्लाई 2.5 कर दो, 1000। एक्सेस मनी कितनी आ गई? 1000। अब स्टेप नंबर 4 थर्ड निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉल इन एरियर। अब कॉल इन एरियर कैसे निकलेगा? सुनो बच्चों ध्यान से, कॉल इन एरियर कैसे निकलेगा? हमने अलॉटमेंट ड्यू करी है। अब अलॉटमेंट ड्यू जो करी थी वो कितने शेयर्स पे करी थी? 2000 पर 3 रुपए, 6000 रुपए माइनस कर देंगे हम एक्सेस मनी, और एक्सेस मनी हमारी कितने रुपए की है? 1000 रुपए की। तो कितना आ जाएगा? 5000। मतलब हमारा जो एरियर हुआ है, जो हमें पैसा नहीं मिला है, वो कितना नहीं मिला है? 5000 रुपए। अब हमारा एक लास्ट स्टेप है, 4th स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ बैंक अकाउंट। बेटा जो इसने पूछा है वो यहां निकल कर आ रहा है। सुनो, बैंक अकाउंट के अंदर इसने पूछा है अलॉटमेंट के अंदर कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट के बैंक में कितना पैसा आएगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम टोटल अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, टोटल अलॉटमेंट ड्यू। अब मुझे बताओ, टोटल अलॉटमेंट हम कितने शेयर्स में मांगेंगे? 1 लाख पर। कितना मांगेंगे? 3, यानी कितना आएगा? 3 लाख, जिसमें से हमें पहले से एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस मनी जिसको बोलते हैं, एक्सेस मनी हमारे को पहले से कितना मिल चुका है अलॉटमेंट पे? 50,000 माइनस कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर कितना नहीं मिला? 5000 रुपए। कितना मिल जाएगा? 2,45,000 रुपए रिसीव्ड हो जाएगा। चेक करो ऑप्शन में 2,45,000 है, बिल्कुल है। तो ये हमारा डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब बेटा आप ये भी तो बोल सकते हो, अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर हमने तो ये पढ़ा था जितना अमाउंट हमको नहीं मिलता वो सीधा कॉल इन एरियर में जाता है। अब उस बंदे ने 2000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं दिए, तो 6000 का 6000 हमने अलॉटमेंट पर यानी कि कॉल इन एरियर में क्यों नहीं डाला? बेटा जब भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिला हुआ होता है ना, जब भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब शेयर इशू कर रहे हैं 1 लाख, एप्लीकेशन आई है 1,20,000, तो 20,000 शेयर्स को हमने मना कर दिया है, 20,000 शेयर्स के ऊपर हमने पैसा तो रख लिया बट उनको शेयर्स नहीं दिए। अब एक चीज बताओ, ऐसा ही तो ये जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर जो 2000 शेयर्स का मालिक था, कितने के लिए मालिक था? 2000 शेयर्स के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि इसने 2000 के लिए इशू करा, इसको 2000 ही मिल गए? बेटा इसने इशू तो ज्यादा के लिए किया है ना, मतलब इसने जो एप्लीकेशन दी होगी वो तो कितने के लिए दी होगी? 2400 के लिए, और जब दिए कितने इसको है? 2000। प्रोराटा का मतलब यही तो होता है कि आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, डिसाइड करेगी कंपनी की आपको कितने शेयर अलॉट करने हैं। अब इसने 2400 के लिए अप्लाइड किया था, कंपनी ने डिसाइड करा कि हम आपको 2000 शेयर देंगे। पैसा जो इसने दिया होगा वो कितने में दिया होगा? 2400 पर, हाँ या ना? इसको मिले कितना? 2000 शेयर। कंपनी ने इसका पैसा रोक रखा है, नहीं रोक रखा? कितना पैसा रोक रखा है? 1000 रुपए कंपनी ने रोक रखा है। अब ये तो 1000 रुपए कंपनी ने रोक रखा है, कहां पर? एप्लीकेशन के टाइम। अब इस भाई के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग या कुछ भी कोई भी वजह रह सकती है कि इसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दिया, तो लोगों को लगेगा इसने 2000 मल्टीप्लाई 3 6000 नहीं दिया, लेकिन कंपनी खुद जानती है कि कंपनी ने इसका 1000 रुपए एप्लीकेशन के टाइम ही रोक लिया था। तो कंपनी को नुकसान, कंपनी को कितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिलेगा इस भाई के द्वारा? 5000 रुपए कंपनी को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें नेट अमाउंट निकालना होता है किसके ऊपर? कॉल इन एरियर के ऊपर। अगर हम इसमें डायरेक्ट ही 6000 रुपए डाल देते कि 6000 हमको नहीं मिला, तो जो कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम 1000 रुपए मिला था वो कहां गया? फिर हमारी अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हमें जो 1000 रुपए एप्लीकेशन के टाइम इस 2000 शेयर्स के ऊपर मिले थे उसको भी तो हमें एडजस्ट करना होगा। इसी वजह से कंपनी ने कहा 1000 तो हमको पहले ही मिल चुका था इस भाई का, 6000 हमको नहीं मिले, इसने हमको 2000 शेयर्स पे 3 नहीं दिए, मतलब 6000 नहीं दिया, 1000 हमको पहले मिल चुका है, तो अल्टीमेटली इससे हमें कितना नहीं मिलेगा? 5000 नहीं मिलेगा। इसी वजह से इतनी सारी रिमाइंड करिए छोटे से आंसर के लिए कि भैया कौन सा 4 में से जो एक आंसर सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको अगर बेस नहीं पता ना
तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा एक चीज बताओ, अब जब एमसीक्यूज की बात आ रही है तो एमसीक्यूज तो पूरी बुक के अंदर, पूरी 1 वीक के अंदर कितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, कब तक रटोगे? अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? और जरूरी थोड़ी ना है कि जो मैंने क्वेश्चन ये वाला आपके सामने बोर्ड पर है यही क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, वो चेंज भी कर सकता है, डिजिट भी चेंज कर सकता है, फिर आप आंसर कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है? तो अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आंसर तो आप आराम से इजीली निकाल सकते हो। क्लियर? तो भैया ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। अब और क्वेश्चंस के साथ एक वापस एक वीडियो में मिलेंगे अपन। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा ऐसी ही वीडियो और लाता रहूं और ज्यादा बड़ी बनाता रहूं, जिससे आपके एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। तो फटाफट से 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद क्या बोलते हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।